हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो हमने जैकोबियन के बारे में डिस्कस किया था। जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी एक्चुअली, जिसमें मैं आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्रॉपर्टी समझा चुकी थी। फोर्थ समझा चुकी थी, फिफ्थ मैंने आपको करने के लिए दी थी और सिक्स भी मैंने आपको करने के लिए दी। आई होप आपने कर ली होंगी दोनों प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिर भी अगर आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ को लेकर कोई इशू है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ठीक है भाई, किसी से नहीं हुई हो तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और मुझसे तितिक्ष पूछ रहा था कि अबाउट जो हमने किया था, कौन सा वाला टॉपिक, सिलेंडर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको डायग्राम को लेके कुछ इश्यूज थे, ठीक है। मैं उसको सही कर देती हूँ। देखें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने किसी भी पॉइंट P को किससे शो किया था, r, थीटा और फाई से। तो ये मेरा x एक्सिस था, ये मेरा y एक्सिस था और ये मेरा z एक्सिस था, ठीक है। और मेरा कोई भी पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, r, थीटा और फाई, ठीक है। और मेरा जो डायग्राम बना था वो मैं उसको बना देती हूँ एक बार आपको। तो ये तो मेरा था r, ठीक है, ये एंगल था हमारा थीटा, और इसका एक प्रोजेक्शन जो है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। P का प्रोजेक्शन वो इधर शो हो रहा था XY प्लेन में, ठीक है। P डैश, P की जो परछाई पड़ रही थी P डैश, वो कहाँ है, XY प्लेन में है। और ये प्रोजेक्शन जो है यानी कि OP डैश, ये इस एक्सिस X के साथ कितना एंगल बना रहा था, फाई। समझ में आ रही है बात आपको, समझ में आ रही है। तो ये जो OP डैश है वो कहाँ है, XY प्लेन में है, ठीक है। और ये P की परछाई यानी कि P का प्रोजेक्शन पड़ रहा है P डैश, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से एक प्लेट जैसा दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रही है। तो ये जो R है, ठीक है, यानी कि ये जो पॉइंट P है, तो ये मैंने ये कहा था कि ये जो आप सिंपल वे में ऐसे मान के चल लो कि ये जो OZ है और ये जो OP डैश है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात आपको, यानी कि एक तरीके से ये है आपका, सपोज करो कि ये आपका एक एक्सिस है और ये आपका दूसरा एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। मैं लाइन खींच देती हूँ, ये लाइन और ये, समझ में आ रही है। तो ये एक दूसरे के कैसे है, परपेंडिकुलर। और P पॉइंट आपका यहाँ कहीं है इनके बीच में, तो कंपोनेंट आप एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। तो जो OZ है और जो OP डैश है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनके बीच में कहीं पॉइंट है P, ठीक है। लेकिन एक बात मैं साफ कर दूं कि ये जो P पॉइंट है ये YZ प्लेन में नहीं है। P जो पॉइंट है ये दरअसल है आपका इसके और इन दोनों के प्लेन में, यानी कि OP डैश और OZ के बीच में किसी जगह पर है। यानी कि ये ऐसे है, अगर ऐसे है, एक ऐसे परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कहीं पे आपका P है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है YZ प्लेन में पॉइंट P, पर ये YZ प्लेन में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि स्फेयर आपकी 3D क्वांटिटी होती है। तो स्फेयर ये थोड़ी ना स्फेयर, ये स्फेयर नहीं है भाई, ये तो वृत्त है यानी कि सर्कल है। लेकिन अगर ये स्फेयर होगा तो इसकी एक सरफेस ऊपर उठी हुई होगी, ठीक है। उस ऊपर उठी हुई प्लेट में कहीं ये पॉइंट P है, समझ में आ गई। इसकी जो ऊपर उठी हुई सरफेस, आप एक बॉल को मेजर समझिए, इमेजिन कीजिए, तो जो बॉल का जो हिस्सा आप छू पा रहे हो वहां पॉइंट P है, समझ में आ गई। और अगर प्लेन की बात होती तो मैं बॉल को जो काट दूंगी तो उसमें दो सरफेस बन जाएंगे, तो वो पॉइंट P अंदर होता, लेकिन नहीं, सरफेस पे है, यानी कि पूरी भरी बॉल है, उस बॉल के बाहर जहाँ पे आप बॉल को टच कर पा रहे हो वहां पे कोई पॉइंट P है। तो ये वो उठे हुए हिस्से पर है ये पॉइंट P, समझ में आ गई। और ये जो OZ है और जो OP डैश है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पर ये OP डैश जो है ये कहाँ है, XY। अब ये जो X है वो कैसा है, ये इस तरीके से है, समझ में आ गई। तो यहाँ कहीं पे है P डैश परछाई, P कहीं यहाँ है, उसकी परछाई उसके जस्ट नीचे पड़ रही है, समझ में आ गई आपको बात। और ये जो OP डैश बन रहा है और OZ है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, समझ में आ गई। इसीलिए मैंने इस R का एक कंपोनेंट लिया है R cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट मैंने यहाँ लिया है R sin थीटा, समझ में आ गई बात। फिर ये R sin थीटा क्योंकि XY प्लेन में है ना, परपेंडिकुलर है ना ये एक दूसरे की, और कहाँ यहाँ कहीं P डैश है, तो इसका एक कंपोनेंट इस एक्सिस पर आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा। इसलिए इस R sin थीटा का एक कंपोनेंट X एक्सिस में यानी कि R sin थीटा cos फाई, और एक कंपोनेंट यहाँ आएगा यानी कि R sin थीटा sin फाई,
समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है ओपी डैश और ओपी डैश के परपेंडिकुलर है ओ जेड, ठीक है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा और कंपोनेंट तोड़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलें फिर हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा जैकोबियन, ठीक है। देखें जैकोबियन की हमारी है ये कौन सी प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी है ना, ओके। 7th प्रॉपर्टी है आपकी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछी जाती है और सिद्ध करने के लिए भी दे दी जाती है, ठीक है। अच्छा जैकोबियन से क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। 3 तरीके हैं जैकोबियन से। एक तरीका क्या है, वो आपसे कह देगा कि एक्सप्लेन जैकोबियन, यानी कि जैकोबियन को समझाइए और किन्हीं भी 2 या 3 प्रॉपर्टी लिखिए। तो आप किन्हीं भी को चूज करके और प्रूव करके, केवल लिखेंगे ही नहीं, आप उन्हें प्रूव करके शो कर सकते हैं और बाकी डिपेंड करेगा नंबर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पूछा जा सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे देंगे, मैं कराऊंगी आपको जैकोबियन के ऊपर न्यूमेरिकल। और तीसरा तरीका ये है जो मैं आपको करा रही हूँ, यानी कि ये सीधे प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, यानी कि वो ये कह सकता है कि इफ़ एक्स वाई क्वांटिटीज़ यानी कि राशियाँ आर फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, ठीक है, जेड एंड डब्ल्यू, एंड जेड एंड डब्ल्यू आर फंक्शंस ऑफ u एंड v। अब वो ये वेरिएबल चेंज कर सकता है, ठीक है। हो सकता है वो एक्स वाई की जगह पर ए बी ले ले, जेड डब्ल्यू की जगह पी क्यू ले ले, यू वी की जगह पर एल एम ले लें। तो वो क्वांटिटीज चेंज कर सकता है, बस आपको डिपेंडेंसी याद करनी है कि कोई भी 2 वेरिएबल किन्हीं 2 अदर वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहे हैं और फिर वो भी किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यू और वी पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिपेंडेंट यहाँ पे यू और वी ही है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई डिपेंड कर रहा है जेड डब्ल्यू पर और जेड डब्ल्यू भी डिपेंड कर रहा है यू वी पर। तो एक तरीके से यहाँ पे 4 वेरिएबल्स तो डिपेंडेंट हो गए और 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हो गए। आपको इसके लिए जैकोबियन प्रूव करना है, यानी कि वो कह सकता था, आगे कह सकता है देन प्रूव दैट, वो ये प्रूव कराएगा, प्रूव दैट जे एक्स वाई जेड डब्ल्यू मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, जे जेड डब्ल्यू यू वी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर प्रूव करवाना चाहेगा, जे यू वी, सॉरी जे एक्स वाई यू वी। यानी कि समझ में आ गया होगा, आप मैथमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन करते हो तो वहाँ पे बताते हो ना कि अगर एक्स वाई यू वी के फंक्शन है, यू वी पी क्यू के फंक्शन है, तो इनडायरेक्टली एक्स वाई पी क्यू के भी फंक्शन होंगे, है ना। तो वही है यहाँ पे, एक तरीके से ये जेड डब्ल्यू हट जाएंगे तो इनडायरेक्टली एक्स वाई किसके फंक्शन आने चाहिए, यू और वी के। बात समझ में आ गई। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फंक्शन है, जेड डब्ल्यू यू वी के फंक्शन है, यू हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई किसके फंक्शन होंगे, यू वी के, ठीक है। जिन्होंने जैकोबियन नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो में जाए, जैकोबियन में शुरू करा चुकी हूँ, वहाँ मैं बता चुकी हूँ इसका मतलब क्या है। ये हैं, ऊपर आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ये ऊपर के न्यूमरेटर के वेरिएबल्स डिनोमिनेटर के वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं और किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो भी मैं बता चुकी हूँ, उनका रिलेशन बता चुकी हूँ, ठीक है। चलें प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। देखें प्रूफ, देखें प्रूफ इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें ओके, आपको क्या दिया गया है, सिंस एक्स वाई आर फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स वो किसका फंक्शन है, जेड डब्ल्यू का। आप ऐसे फंक्शन भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे एक्स भी लिख सकते हैं, आप ऐसे एक्स ही लिख देना। दूसरी बात, जो वाई है वो भी किसका फंक्शन है, जेड और डब्ल्यू को। समझ में आ गई। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के फंक्शन है और वाई भी जेड डब्ल्यू के फंक्शन है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ में आ गई बात आपको, ओके। अब आप ये देखिए कि ये जो इक्वेशन 1 है ना, साथ साथ में करती चल रही हूँ मैं, ठीक है। आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट, ओके डायरेक्ट लिख देती हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी एक्स। डी एक्स कैसे निकालोगे, डेल एक्स बाई डेल जेड, जबकि डब्ल्यू कांस्टेंट है, और साथ में क्या आएगा, डी जेड, प्लस डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू, जबकि जेड कांस्टेंट है, और साथ में डी डब्ल्यू। मेरे हिसाब से आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये इक्वेशन कैसे आई,
कितनी ही बार कर चुके हैं हम इसको। अगर मुझे इसका टोटल डेरिवेशन चाहिए तो मैं एक बार पार्शियल डेरिवेशन करूँगी पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जबकि दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसका टोटल डेरिवेशन फिर इसी का दूसरे के वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करूँगी जबकि पहला कांस्टेंट है, और दूसरे का टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। डी वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल वाई बाई डेल जेड जबकि डब्लू कांस्टेंट है, डी जेड प्लस डेल वाई बाई डेल डब्लू जबकि जेड कांस्टेंट है और साथ में डी डब्लू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। समझ में आ रही है बात आपको, ठीक है। आगे देखें, आगे मैं क्या करूँगी कि ये जो मुझे इक्वेशन दिख रही है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 को मैं u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी, इक्वेशन 4 को भी u और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगी। तो मैं क्या लिखूँगी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 विद रेस्पेक्ट टू u एंड v, ठीक है। ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये dx जो है, डेल x क्यों बनेगा भाई, क्योंकि आप u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, कब, जबकि v कांस्टेंट है। तो मतलब पार्शियल वाली बात आ गई ना, यानी कि x दो वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने इस टोटल को कन्वर्ट कर दिया किस में, पार्शियल में, ठीक है। अब देखें आप, डेल x बाई डेल z, ये तो ऐसे का ऐसा। अब z किस पर डिपेंड करता है, u पर, इसलिए क्या होएगा, डेल z बाई डेल u, कब, जबकि v कांस्टेंट है। मतलब समझ में आया आपको, मेरे हिसाब से आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे होगे। इक्वेशन नंबर 3 का मैंने डिफरेंशिएशन किया है u और v के रेस्पेक्ट में, तो ये टोटल कन्वर्ट हो गया पार्शियल में। क्यों, क्योंकि मैं x का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में तब कर रही हूँ जबकि v कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात आपको, इसलिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स की कहानी आ गई, इसलिए मैंने इसको पार्शियल में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात, ये जो x है, ये जो डेल x बाई डेल जेड है भाई, ये थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है u पर कि मैं इसका भी डिफरेंशिएशन करूँगी, इसका नहीं कर सकती मैं, इसका कर सकती हूँ, क्योंकि z किस पर डिपेंड कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z और w डिपेंड कर रहे हैं u और v पर, ठीक है। इसलिए मैंने इस z का डिफरेंशिएशन कर दिया इसके रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई बात आपको, ठीक। और क्या होगा, और होगा, इधर ही कर देती ना, ये जगह बच रही है, प्लस, प्लस देखें आप, डेल एक्स बाई डेल डब्लू जेड कांस्टेंट, और इस डेल डब्लू का होगा किसके रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, जबकि वी कांस्टेंट है। समझ में आ गई। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इसका पूरी का किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ भी यू के रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में, जबकि वी कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका आ जाइए, इसका कीजिए डेल वाई बाई यू के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, डेल वाई बाई डेल यू जबकि वी कांस्टेंट है, डेल वाई बाई डेल जेड, इसको नहीं छेड़ना, इसको करना है डेल जेड बाई डेल यू जबकि वी कांस्टेंट है, प्लस डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू जेड, इसको नहीं छेड़ना, डेल डब्ल्यू बाई डेल यू जबकि वी कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्वेशन नंबर आ गई 5, ये इक्वेशन नंबर आ गई 6। पैरेलली लेकर चल रही हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ताकि, ठीक है। अब मैंने यू के रिस्पेक्ट में तो कर दिया इन दोनों का, अब वी के रिस्पेक्ट में भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखें, डेल एक्स बाई डेल वी जबकि यू कांस्टेंट है, अब की बार कौन कांस्टेंट है, यू, इसी का करना है 3 का, ठीक है। तो क्या आएगा, डेल एक्स बाई डेल जेड डब्लू, इसको नहीं छेड़ना, इसका करना है वी के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेल जेड बाई डेल वी जबकि यू कांस्टेंट है, प्लस इसको नहीं छेड़ना, डेल एक्स बाई डेल डब्लू जेड, और इसका करना है वी के रेस्पेक्ट में जबकि यू कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई। इक्वेशन नंबर 7 सेम इसी इक्वेशन का आपकी बार करना है वी के रेस्पेक्ट में, तो ये लो, वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, इसको नहीं छेड़ना, डेल वाई बाई डेल जेड डब्लू, इसका करना है वी के रेस्पेक्ट में यू कांस्टेंट, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, डेल डब्लू बाई डेल वी जबकि यू कांस्टेंट। आई होप आपको चारों इक्वेशंस समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गई तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरे डेरिवेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों पैरेलल बताई हैं, अदरवाइज़ क्या होता है, बुक्स में बता रखी है बहुत ही क्रिटिकल वे में, ऊपर नीचे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो मैंने आपको दोनों पैरेलल समझाई हैं, ठीक है। दो एक्स और वाई हैं, जेड डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहले मैंने उनको नॉर्मली पार्शियल टोटल डिफ्रेंशिएशन किया है, फिर मैंने यू और वी के रेस्पेक्ट में एक एक का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। समझ में आ गई। अब मैं ले रही हूँ LHS, जो मुझे प्रूव करना है उसका LHS ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आएगा, LHS सिंस जे एक्स वाई जेड डब्लू डॉट जे जेड डब्लू
यू वी, इसको आप कैसे खोलोगे? जैकोबियन की डेफिनेशन तो हम जानते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू मतलब डेल एक्स बाई डेल जेड, जबकि डब्ल्यू कांस्टेंट है। डेल एक्स बाई अब डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे जबकि जेड कांस्टेंट है, फिर वाई का जेड डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये है अकॉर्डिंग टू जैकोबियंस डेफिनेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला, इसका मल्टीप्लिकेशन है किसके साथ? इसके साथ, यानी कि जेड का करेंगे यू वी के रेस्पेक्ट में, डेल जेड बाई डेल यू वी, डेल जेड बाई डेल वी यू, फिर डब्ल्यू का करेंगे डेल डब्ल्यू बाई डेल यू वी और डेल डब्ल्यू बाई डेल वी। समझ में आ गई बात? ठीक है, दोनों के डिफरेंशिएशन हो गए, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। आई विल कंटिन्यू दिस डेरिवेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। आप क्या काम करके रखना, तब तक आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ। आप इस रो को मल्टीप्लाई करना इससे, इस रो को मल्टीप्लाई करना इससे, ठीक है, फिर इस रो को मल्टीप्लाई करना इससे, इस रो को मल्टीप्लाई करना इससे। एक बड़ी मैट्रिक्स आएगी जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स आएंगे, और वो 4 एलिमेंट्स पता है क्या होंगी? वो ये 4 इक्वेशंस होंगी 5, 6, 7, 8। उनकी जगह पर आप ये और ये रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? JXY UV। समझ में आ गई? आई होप जो बच्चे को तरीके से ध्यान से सुन रहे हैं वो इस डेरिवेशन को कंप्लीट करके रखेंगे जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। ट्राई करना आप सभी, और हो जाए तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू।